हाँ भाई बच्चों, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? प्रॉपर दिखाई और सुनाई दे रहे हैं हम लोग? बताओ भाई। यस 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 यस, बिल्कुल दिखाई और सुनाई दे रहा है। यस, क्लियर है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर बॉस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। कालू भाई, तुम्हारा सिलेक्शन तुम ही करा पाओगे, कोई और दुनिया की ताकत नहीं करा पाएगी। और जो ये कह रही है कि करा देगी, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। हाँ, और झूठ जो होता है एक ऐसी चीज होती है जिस पे सबसे पहले विश्वास होता है लोगों को। सच पे विश्वास सबसे लास्ट में होता है। देखो, सच कड़वा भी होता है और उस पर विश्वास भी सबसे लास्ट में होता है। झूठ में बहुत आसानी से विश्वास होता है। यदि कोई कह दे कि नहीं यार, मैं तो करा दूंगा तुम्हारा सिलेक्शन, ये तो चुटकियों का काम है, मैं तो लाखों बच्चों का कराता रहता हूं, तो ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। और ऐसे लोग ही मिलेंगे, ऐसे लोग नहीं मिल जाएंगे, ऐसे लोग ही मिलते हैं। मगर आप ध्यान रखो, आप पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, ये सारी गारंटी मेरी तरफ से है। अच्छा पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, अच्छे गाइडेंस की जिम्मेदारी मेरी, अच्छी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मेरी। जो पढ़ाया जाएगा, जिस तरह से क्वेश्चन कराए जाएंगे उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी। मगर सिलेक्शन लेने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि उस दिन पेपर में आप बैठोगे, हम नहीं बैठेंगे। हम नहीं बैठेंगे, वो आप बैठोगे। तो आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों का होता है और बच्चे ऐसी ऐसी जगह मिलते हैं कि पूछो मत। बच्चे बहुत सारी जगहों में मिलते हैं, मतलब जिस जगह पे मैं सोचता नहीं हूं उस जगह पे मिल जाते हैं। अभी मैं एक फंक्शन में गया हुआ था, कल कल या परसों, पर संडे की बात है। संडे को एक फंक्शन में गया हुआ था, वहां एक बच्चा मिल गया। मैं बस खड़ा ही था, एंट्री ली थी, वैसे ही एक आया कि सर, मैं आपके इस बैच में पढ़ता था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा सर, फैमिली फंक्शन में आई थी तो फैमिली के साथ आया हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा। मतलब एक, तो ये है। तो मैंने पूछा कैसे पढ़ा, क्या किया, तो बताया उसने ऐसे ऐसी बात थी, ऐसे ऐसे पढ़ाई की है और आप लोगों के बैच से पढ़ाई की थी। तो आप बस पढ़ाई करते रहो और अच्छे से एनालिसिस करते रहो। जो जो एनालिसिस बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, मगर मेरे से ज्यादा देखो झूठ नहीं बोला जाता है। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलता नहीं हूं, मैं इंसान हूं तो झूठ बोलूंगा। मगर बच्चों से झूठ नहीं बोला जाता ज्यादा, कि यार बच्चों से कुछ भी झूठ बोल दूं, वो मेरे से नहीं होता है। इसलिए मैं साफ साफ बता देता हूं कि सिलेक्शन आपके पक्ष का काम है। हम दूसरों से अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम दूसरों से अच्छा गाइड कर सकते हैं, हम दूसरों से ज्यादा तुम्हारे साथ मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ाएंगे वैसा ही पेपर आएगा, ये सब सही है, ये सब हम लोग कर देंगे। मगर जहां बात आती है कि पेपर में तुम परफॉर्म करने की, वो दिन तुम्हारा है, वो तुम्हारी मेहनत का काम है, उस पर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। बात यहां है। और तुम कर लोगे, ऐसा भी नहीं कि तुम कर नहीं पाओगे, तुम कर लोगे, करते आए हो। हाँ बेटा, सही टाइम पे चालू हो जाएगा। ठीक है, अब सब लोग तैयार हो जाओ जल्दी से। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टार्ट कर दिया था हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग करेंगे टीएसडी टेस्ट। तो सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। मैंने कहा है कि जब तक थर्मोडायनेमिक्स चले तब तक कम से कम दिन में 2 बार थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करो। तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए? सारे बच्चे नोटबुक को रिवाइज करके आए? बताओ, नोटबुक को रिवाइज करके आए? बताओ। हम्म
और लोगों को तो पूछो मत, वो क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करो। आज थर्मोडायनेमिक्स के डीपीपी सोल्यूशन डलवा दूंगा, आज थर्मोडायनेमिक्स के डीपीपी सोल्यूशन डलवा दूंगा। बुक बेटा 10 अगस्त से डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगी, तो 10 अगस्त के बाद से आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। किसी को 10 अगस्त को मिलेगी, किसी को 11, किसी को 12, किसी को 13, किसी को 14, किसी को 15। वो जैसे जैसे सिटी में रहता है, कोई बिल्कुल सिटी में रहता है, शहर में रहता है, उसको बहुत जल्दी मिल जाएगी। कोई थोड़ा गाँव वाँव में रहता है तो वहां तक कोरियर पहुंचने में टाइम लगता है ना। तो चलो भाई, तैयार हो जाओ सारे बच्चे, सभी बच्चे तैयार हो जाए, ठीक है। सभी बच्चे तैयार हो जाए। तो क्या मैं टीएसडी के लिए आपको बोलूं, आज हम लोग हीट कैपेसिटी और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क देखेंगे। अब आप देखो टीएसडी नंबर 27, टीएसडी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टीएसडी नंबर 1 बताइए, टीएसडी नंबर 1 जल्दी बताओ। हाँ, ऐप पर अभी कुछ दिन में आएगी, क्योंकि जितनी कॉपियां छपी हैं वो सारी की सारी डिस्पैच होंगी, उसके बाद फिर ऐप पर बुक आएगी फिर से। बताओ भाई, सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो। 2 मोल of ideal gas expanded isothermally and reversibly from 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin temperature. What is the enthalpy change of the process? enthalpy change कितना आएगा, सब लोग बताएं, अच्छे से बताओ भाई, enthalpy change कितना आएगा। यस, enthalpy change of process मतलब डेल्टा एच पूछ रहा है, enthalpy change of process मतलब डेल्टा एच पूछ रहा है कि डेल्टा एच कितना होगा, डेल्टा एच कितना होगा ये पूछा जा रहा है। 2 mole of an ideal gas expanded isothermally and reversibly from 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin. What is the enthalpy change? एंथैल्पी चेंज की बात कर रहा है, आप लोग बताएं कितना आएगा। तो देखो, आइसोथर्मली का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, और गैस कैसी है, आइडियल। आइडियल गैस की इंथैल्पी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो इंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा। तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है तो इंथैल्पी में भी चेंज नहीं आएगा, तो इंथैल्पी चेंज कितना होगा, जीरो। इंथैल्पी चेंज कितना होगा, जीरो, क्योंकि आइडियल गैस की इंथैल्पी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टीएसडी नंबर 2, the difference between delta H and delta U when the combustion of 1 mole of benzene is carried out at a temperature T is equal to, आंसर बताओ, सब लोग आंसर बताओ, तब तक मैं पानी की बोतल में पानी भर के लाता हूं।
3/2 RT कोई आंसर है? तो आंसर क्या आएगा ना दिस, सॉरी वो माइक बंद था बेटा, माइक बंद था, इस वजह से आवाज आपको नहीं आ पाई। मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। तो देखो डेल्टा एनजी क्या होता है? टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो ये गैस है, ये लिक्विड है, ये काउंट नहीं होंगे 6। टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो ये गैस है, ये लिक्विड है, काउंट नहीं होगा। तो 6 माइनस 15/2 तो -3/2। डीएच माइनस डी यू इक्वल टू डेल्टा एनजी आर टी। एनजी की वैल्यू डाल दी, एनजी की वैल्यू डाल दी, तो आंसर क्या आ गया? डी। आंसर क्या है? डी। अच्छा तुम लोग कह रहे हो तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। टीएसडी नंबर 3, आज टीएसडी के 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। टीएसडी नंबर 3, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन गिवन एग्जांपल, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तीनों हेडिंग मैंने कल पढ़ाई थी, ये तीनों हेडिंग मैंने कल पढ़ाई थी। बताओ इसमें से स्पेसिफिक, इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? आपको यदि याद हो तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव वाली टेबल लिखी थी, उसमें से हीट कैपेसिटी वालों को मैंने टिक नहीं किया था। मैंने कहा था बेटा जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, क्योंकि इनकी डिफिनीशन से पता चलेगा कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। यस, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, बाकी इंटेंसिव है। क्यों? ये होती है हीट कैपेसिटी पर ग्राम और ये होती है सॉरी गड़बड़ है, ये होती है हीट कैपेसिटी पर मोल। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी पर मोल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी पर ग्राम। तो ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया, और ये भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया, इसलिए ये दोनों इंटेंसिव हो गए, इसलिए ये दोनों इंटेंसिव हो गए। यस यस यस, बहुत सही। अब आप लोग बताओ 3 में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? 3 में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं बताइए। टोटल 3 क्वेश्चन है, अब 3 में से किसके कितने सही हैं? सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो। यस यस, सब लोग आंसर दीजिए। 3 में से किसके कितने सही हैं? सब लोग आंसर दो। बहुत सही, 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही है। चलो अब हम लोग हेडिंग पे चलते हैं, जो हमारी हेडिंग आज है। अब देखो बच्चों यार, अब आप लोग जरा सुधर जाओ। देखो मैं जानता हूं कि धीरे धीरे जोश खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान की प्रजाति में मैं भी पाया जाता हूं, तुम भी पाए जाते हो। मैंने हर बच्चे को कहा था कि जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है तब तक आप 2 टाइम थर्मोडायनेमिक्स से रिवाइज करो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 2 टाइम खाना खाते हो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप सोना नहीं भूलते हो, उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करना मत भूले। चैप्टर थोड़ा टफ है, मगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से बहुत इजी है, मगर वो चीज आपके दिमाग में स्टोर रहे इसके लिए आपको रिवीजन ज्यादा लगेगा, क्योंकि पूरी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे टर्म है, बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारे फार्मूले। तो जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है वैसे रिवाइज करते रहिए। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, मगर बहुत सारे बच्चों ने शुरुआत की भी छोड़ दिया लापरवाही में। तो लापरवाही देखो तुम करोगे तो तुम्हारे साथ भी लापरवाही हो जाएगी, फिर कहोगे कि लो यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरा 10 नंबर रुक गया, मेरा 20 नंबर रुक गया, मेरा 50 नंबर रुक गया। देखो नीट निकालना एक इजी टास्क नहीं है, टफ है, मगर वो टफ काम आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका भाई वो कर रहे हैं। इसका मतलब तुम काबिल हो, मगर आपको उतना डेडिकेशन, ठीक है, उतना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, उतनी कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। तो सारे बच्चे जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है इसको बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। मैं थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारी मस्त कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, मगर भाई जो मैं कहूं वो करके आओगे तब है ना यार, तब है।
वो चीजें आपको करनी है। अब मुझे पता है कि कौन सा चैप्टर किस तरह से पढ़ाया जाएगा और किस तरह से उसको हम अच्छा कर सकते हैं, वो गाइडेंस मैं आपको दूंगा। अब आप मानोगे ही नहीं तो कैसे होगा, है ना। तो सब लोग जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है उसको 2 बार रिवाइज करो, क्लास में आने से पहले और शाम को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो तब। हाँ हाँ, विशाल कह रहा है सर मेरा केमिस्ट्री बेस्ट चल रहा है। बेटा चलेगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे होगे इसलिए चल रहा है, उसमें मेरा रोल नहीं है। मेरा रोल देखो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही और अच्छा से अच्छा पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको तकलीफ ना आने दूं, आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस दूं। हाँ बेटा सीएचडी दे दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। चलो पहले मुझे पढ़ाने दो, सीएचडी दे दूंगा। देखो लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उसका एक रिवीजन दे देता हूं जल्दी से, और फिर हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उसका रिवीजन दे देता हूं आप लोगों को। हाँ, लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसका रिवीजन दे देता हूं, फिर क्लास स्टार्ट करता हूं। हीट कैपेसिटी मैंने क्या बताई, मैंने बताया था हीट कैपेसिटी क्या होती है। 1 ग्राम मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हो उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्या, 1 ग्राम मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आप हीट देते हैं उसे क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। 1 ग्राम मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये देखिए, उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये मैंने कल आपको कराया है। मैं रिवीजन करने के साथ साथ वो स्लाइड लगा भी देता हूं, जैसे आप लोगों को रिवीजन करने में और सारा कुछ पढ़ने में आसानी रहे। 1 सेकंड बस मुझे दे दो। ये देखिए हीट कैपेसिटी क्या है। 1 ग्राम मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आप हीट देते हो उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर एनी मैटर। ये कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये कैसा होता है, पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन डी टी। फिर हीट कैपेसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। हीट कैपेसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है मास के बेसिस पे। आपने कहा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है उसे हीट कैपेसिटी कहते हो। आपने मैटर का मास फिक्स नहीं किया है, बस टेम्परेचर फिक्स किया है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। मास 1 ग्राम भी हो सकता है, 1,00,000 ग्राम भी हो सकता है। तो मास के बेसिस पे हम इसको 2 कैटेगरी में डाल देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। यदि मैटर का मास 1 ग्राम कर दिया जाए तो उसी हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी पर ग्राम इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या फिर 1 ग्राम मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है Q इक्वल टू एम एच डेल्टा टी। और ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, यदि मैटर का मास 1 मोल कर दिया जाए तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाती है। हीट कैपेसिटी पर मोल इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। या फिर 1 मोल मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हो उसे मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसे सीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन सी एम डी टी। Q इक्वल टू एम सी एम डी टी। यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था आपको। अब जरा देखो, जब यहां तक मैंने पढ़ा दिया तो अब इसके आगे चलते हैं। ये देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये फर्दर 2 पार्ट में बच्चों डिवाइड हो जाती है। मोलर हीट कैपेसिटी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब वो 2 पार्ट कौन से हैं जरा देख लो आप, कि मोलर हीट कैपेसिटी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये देखो, तो देखिए हमारे पास है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और इसका फार्मूला है Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी।
मोलर हीट कैपेसिटी। अब फर्दर ये दो पार्ट में कैसे डिवाइड हो रही है, देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सीवी। फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सीवी। एक सीपी है एक सीवी है। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं जरा देखो। मोलर हीट कैपेसिटी क्या थी, एक मोल गैस का, अब ये गैस के लिए है सिर्फ, एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो हीट देनी पड़ती है उसे मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब जब आप एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस प्रोसेस को यदि आइसोकोरिक प्रोसेस बोलोगे, या आइसोकोरिक प्रोसेस बोलने का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे, तो बोला जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं उसे मोलर हीट कैपेसिटी करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब देखो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक मोल गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो तो फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोली जाएगी। एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये देखो, अब एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। टोटल अमाउंट ऑफ हीट required to rise 1 डिग्री सेंटीग्रेड temperature for 1 mole gas at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पे एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो सीपी बोला जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब क्या हुआ, इसमें एक मोल गैस है, अब इस एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहा है। यदि मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए ये काम किया तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि मैंने प्रेशर रखते हुए ये काम किया तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बात समझ पाए, एक को कहते हैं सीपी, एक को कहते हैं सीवी। अब गौर से मुझे सारे बच्चे बताएंगे, अच्छा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे उसको क्या कहोगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो हीट दी जाएगी क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जाएगी, यस या नो बताओ। एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दे रहे हो क्या वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हो, यस। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट है। फार्मूला क्या है, ये है कि नहीं, देखो हमारा जर्नल फार्मूला ये है। तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट देते हैं तो सीएम की जगह क्या हो गया, सीवी डेल्टा टी। डीटी लिख दो या डेल्टा टी लिख दो ऐसे। अब बताओ जरा सब लोग, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या कहते हैं। यहां पर जो आप हीट दे रहे हो क्या वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हो, यस। तो इसका मतलब ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हुई, यस। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या कहते हैं,
इंटरनल एनर्जी चेंज। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इसकी जगह आप du लिख सकते हो। du इक्वल टू आ गया एनसीवी dt। du इक्वल टू आ गया एनसीवी dt। क्यों? क्योंकि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज। क्या ये किसी को दिक्कत है? ये मैंने कैसे फार्मूला बना दिया, du इक्वल टू एनसीवी dt। किसी को दिक्कत है कि ये फार्मूला सर ने कैसे बना दिया, du इक्वल टू एनसीवी dt? हाँ, सबकी यूनिट लिखेंगे, परेशान ना हो। बताओ। नहीं ना? क्यों? क्योंकि यहां पर जो हीट दी जा रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की दी जा रही है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट नहीं है, तो ये हो गया हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एन की जगह एन है। अब सिंबल चेंज हो गया। ये था मोलर हीट कैपेसिटी और ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज du। तो हमने क्यू यू की जगह लिख दिया du। अच्छा, यहां आओ। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ा रहे हो। इसका मतलब यहां पर जो आप हीट दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो। यहां पर जो आप हीट दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज, सारे बच्चे बताओ, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। तो यहां पर आप जो हीट दे रहे हो वो कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो। इसका मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर की हीट हुई, और कांस्टेंट प्रेशर की हीट को ही इंथैल्पी चेंज कहा जाता है। कांस्टेंट प्रेशर की हीट को ही इंथैल्पी चेंज कहा जाता है। तो DH इक्वल टू आ गया NCP dt। तो du इक्वल टू NCV dt, DH इक्वल टू NCP dt। और दोनों की दोनों क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है। ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना डिफरेंस है। क्या ये ठीक है? यस या नो बताओ। इतनी बात ठीक है? ठीक है सर, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव बता देंगे? एक बार बस रुक जाओ, है ना, अभी बताते हैं। गौर सुनिए सारे बच्चे, गौर सुनिएगा। पहले मैं इस पूरी चीज को रिवाइज करा देता हूं, जैसे एक बार दिमाग में छप जाए आपके, है ना, कि डिफिनीशन है क्या। गौर से देखना। एक मोल मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी उसको क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। यदि मैटर का मास 1 ग्राम फिक्स है तो इसी को क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यदि मैटर का मास 1 मोल फिक्स कर दोगे तो इसी को बोल देंगे मोलर हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मोल मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को हमने फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जब आप 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और यदि ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको बोल देंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है तो हम बोल देंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। अब जरा देखो सीपी और सीवी में रिलेशन क्या होता है। हम 1 मोल गैस का टेम्परेचर यहां भी बढ़ा रहे हैं, 1 मोल गैस का टेम्परेचर यहां भी बढ़ा रहे हैं। यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए कर रहे हैं, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए कर रहे हैं। तो इनके बीच में रिलेशन क्या आता है, तो जरा देखो बच्चों, अभी मैं CHD भी लिखूंगा, है ना। तो रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, इस रिलेशन को ही क्या कहा जाता है, मेयर्स फार्मूला कहा जाता है। मेयर रिलेशन या मेयर्स फार्मूला।
अब ये कैसे निकलता है तो मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ही सिंपल है। क्या बच्चों मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया है? क्या बच्चों मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया है? DH इक्वल टू DU प्लस NRDT, DH इक्वल टू DU प्लस NRDT कब पढ़ाया है? जब कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, कोई फेज चेंज ना हो रहा हो, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। और यहां पे आप यही तो कर रहे हो, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या कोई रिएक्शन हुई? नहीं। क्या फेज चेंज हुआ? नहीं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आप लगा सकते हो DH इक्वल टू DU प्लस NRDT, DH इक्वल टू DU प्लस NRDT लगा सकते हो। अच्छा, अब DH की वैल्यू क्या है? DH की वैल्यू क्या है? NCPDT। DU की वैल्यू क्या है? NCVDT प्लस NRDT। अब देखो क्या क्या कट गया? DT DT कट गए, NCP बराबर NCV। मैं N काट नहीं रहा हूं, क्यों नहीं काट रहा अभी बताऊंगा। तो ये फार्मूला क्या आ गया? NCP NCV बराबर NR। ये देखो, ये देखिए, अब ये क्या है? ये है फॉर n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ गैस के लिए फार्मूला है। Cp माइनस Cv का फार्मूला, Cp माइनस Cv, मेयर फार्मूला क्या है? NCP माइनस NCV इक्वल टू NR। कितने मोल के लिए? n मोल के लिए। अब 1 मोल के लिए निकालो, तो जब आप इसको 1 मोल के लिए निकालोगे तो n इक्वल टू 1 डाल दोगे। तो जब आप n इक्वल टू 1 डाल दोगे तो ये क्या आ गया? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। क्यों? आपने n की वैल्यू 1 मोल डाल दी है। ये देखो, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है? Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। और ये कितने मोल के लिए होता है? 1 मोल गैस के लिए होता है। तो 1 मोल गैस के लिए रिलेशन क्या होता है? Cp माइनस Cv इक्वल टू R। n मोल गैस के लिए क्या होगा? NCP माइनस NCV इक्वल टू NR। इसीलिए मैंने n काटा नहीं था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, ठीक है, select the correct relation for Cp and Cv for 2 mole of gas. Select the correct relation for 2 mole of gas. Cp और Cv में 2 मोल ऑफ गैस के लिए रिलेशन बताओ। तो बच्चे ये रिलेशन टिक करके चले आते हैं। 2 मोल के लिए n की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी, n की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी। जैसे ये देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन बिटवीन Cp and Cv for 3 mole of ideal gas। पहला, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। दूसरा, 3Cp माइनस 3Cv इक्वल टू 3R। तीसरा, Cp माइनस Cv इक्वल टू 3R। चौथा, ऑल करेक्ट। अब बताओ क्या रिलेशन होगा? अब सब लोग आंसर दो, क्या रिलेशन होगा? तो भाई n मोल के लिए रिलेशन क्या है? ये जो रिलेशन होता है ये 1 मोल के लिए होता है। n मोल के लिए रिलेशन ये होता है NCP NCV NR फॉर n मोल। अब 1 मोल की 3 मोल की बात कर रहा है तो n इक्वल टू 3 डाल दो, तो 3Cp 3Cv 3R। यस, बात समझ पाए? यस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब मैं पीछे वापस आता हूं। अब यहां पर देखो,
इससे ये पता चल रहा है आर की वैल्यू कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। भाई आर की वैल्यू कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। किसकी, आर की। आर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब आर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, नहीं बेटा काट नहीं सकते अंकुश, यदि 3 काट दोगे तो वो 1 मोल की हो जाएगी। काट नहीं सकते, काट नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर वो 1 मोल की हो जाएगी। यदि 3 कॉमन लेके काट दिया तो वो 1 मोल की हो जाएगी, इसलिए काट नहीं सकते। अच्छा, आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब सीपी बड़ा है सीबी छोटा है। क्यों भाई, जो बड़ा होता है उसके सामने का साइन आता है। यदि मैं पूछूं कि ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, a +2 2 -2, क्या आंसर टिक करोगे आप, +2 टिक करोगे। क्यों, जो बड़ा होता है उसके सामने का साइन आता है ना। अब साइन कैसा आया है, पॉजिटिव। साइन कैसा आया, पॉजिटिव, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv फॉर गैस मैटर। गैस मैटर के केस में Cp और Cv में रिलेशन ये होता है कि Cp बड़ा होता है Cv छोटा होता है। किसके लिए, गैस के लिए। किसके लिए बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं मुन्ना, गैस के लिए। किसके लिए बोल रहा हूं, गैस के लिए। यस। अब किसी ने कहा वाई, क्यों बड़ा है Cp। भाई Cp बड़ा क्यों है, काम तो उतना ही कर रहा है। देखो देखो, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, काम तो उतना ही कर रहे हैं। तो वो ज्यादा एनर्जी कैसे देनी पड़ रही है, हम काम उतना ही कर रहे हैं, 1 मोल गैस है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसमें कम हीट देनी पड़ रही है, इसमें ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। ऐसा कैसे। तो एक बात तो ये आई कि Cp Cv में क्या रिलेशन है, तो Cp एंड Cv में रिलेशन क्या है, क्या याद रखोगे, Cp - Cv = R याद नहीं रखोगे, ये गलत तरीका है। क्या याद रखोगे, NCp - NCv = NR फॉर N मोल ऑफ गैस। जैसे वो क्वेश्चन में आपको फंसा ना सके। तुम्हें N मोल का याद है तो 1 मोल 2 मोल 2.5 मोल 3 मोल का आप अपने आप बना लोगे। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आया कि Cp इज ग्रेटर देन Cv फॉर गैस फेज या गैस मैटर। तो हां, ये रिलेशन बताता है कि Cp बड़ा है Cv छोटा है। तो किसी ने पूछा वाई, मान लो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv फॉर गैस मैटर। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, मैंने क्या मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये पूछा है, वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv फॉर गैस मैटर। तो अब आप क्या जवाब दोगे, बताओ क्या जवाब दोगे मुन्ना। तो देखो मुन्ना, समझो, ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और ये हमारा पिस्टन है, ऐसे यहां पर अभी गैस फिल है, मैंने इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रखा है P एक्सटर्नल, और ये हमारी गैस है 1 मोल, ये आपकी 1 मोल गैस है, ये आपकी 1 मोल गैस है, ठीक। अब हमारा काम क्या है, गौर से समझो, अब हमारा काम बच्चों क्या है, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। इसका टेम्परेचर T डिग्री था, अब हमें इसको T से T+1 ले जाना है, यही तो काम करना है। अब इसके लिए हम इसको हीट देंगे, इसके लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं।
अब यही काम हम जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो कम हीट देनी पड़ती है, और यही काम हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो ज्यादा हीट देनी पड़ती है। अब बताता हूं रीजन क्या है, गौर सुनो। देखो, हमें यदि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमें वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, तो हमें पिस्टन को फिक्स कर दिया, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, फिक्स है। आपने क्या किया, 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट दे दी, गैस ने हीट ली, और गैस ने हीट लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, और वॉल्यूम अपने आप कांस्टेंट रहेगा। क्यों? कंटेनर का पिस्टन क्या है, फिक्स, कंटेनर का पिस्टन फिक्स है। अब बताओ, गौर समझना, इसमें 1 मोल गैस है, अब मैं इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ पाएगा? नहीं, कंटेनर क्लोज है, रिजिड बॉडी है, कंटेनर क्लोज है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कांस्टेंट हो रहा है, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि कंटेनर हमारा रिजिड बॉडी है, फिक्स है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि मैं इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जितना पहले था उतना ही रहेगा, या वॉल्यूम ऑफ गैस जितना पहले था उतना ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है? आर की वैल्यू वंडरवॉल कांस्टेंट के बराबर है सर, यस, आर्यन अभी मैं पढ़ाऊंगा। क्या ये बात क्लियर है कि 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस ऑटोमेटिक कांस्टेंट रहेगा? यस, इसमें कोई बवाल तो नहीं है। अच्छा, अब गौर सुनो, अब ये काम आपको प्रेशर में करना है। 1 मोल गैस है, अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब तुम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो गौर सुनना, रीजन दे रहा हूं, रीजन, गौर सुनिए। जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ना, इंक्रीज, कितना इंक्रीज कर रहे हो, T से T+1 केल्विन, इतना इंक्रीज कर रहे हो। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा। मगर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। भाई आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया। क्यों? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो अब गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से कोलिजन करेंगे, वॉल पे कोलिजन बढ़ जाएंगी, कोलिजन बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया। भाई मेरी स्पीड 10 है, तो 10 किलोमीटर की मेरी स्पीड है, तो मैं वॉल पे कितनी बार कोलिजन करूंगा, और मेरी स्पीड 50 किलोमीटर की हो गई है तो मैं वॉल पे कितनी बार कोलिजन करूंगा, ज्यादा बार कोलिजन करूंगा। मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटे है तो मैं 10 मिनट में कितनी कोलिजन कर रहा हूं, मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटे है तो 10 मिनट में मैं कितनी कोलिजन करूंगा, ज्यादा करूंगा, ज्यादा करूंगा। तो कोलिजन ज्यादा हो गई तो प्रेशर ज्यादा हो गया। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर तो अपने को कांस्टेंट रखना है। भाई प्रेशर तो अपने को कांस्टेंट रखना है ना सीपी में। तो अब प्रेशर कांस्टेंट रखा कैसे जाए, क्योंकि सीपी की डिफिनीशन क्या है, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया जाता है, जरा देखो, गैस क्या करती है, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन को थोड़ा ऊपर उठा देती है। गैस क्या करती है, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन को थोड़ा ऊपर उठा देती है। जैसे क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो गैस क्या करती है, गैस अपने को एक्सपेंड करती है। ये देखो, गैस ये काम करती है, पिस्टन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्रेशर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है।
तो गैस क्या करती है? गैस पिस्टन को ऊपर, ऊपर मतलब एक्सपेंड करती है, ऊपर, ऊपर मतलब एक्सपेंड, एक्सपेंड करती है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर फिर से कांस्टेंट हो जाता है, और और फिर से प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। ये देखो, तो क्या हुआ? क्योंकि हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करते हैं? हम पिस्टन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हम मतलब गैस, भाई पिस्टन को ऊपर कौन करेगा? कंटेनर के अंदर तो सिर्फ गैस है, इसका मतलब गैस ताकत लगा के ऊपर करेगी, करेगी कि नहीं? अब जब गैस पिस्टन को ऊपर करेगी तो उसके लिए गैस को एनर्जी चाहिए ना, गैस ताकत लगाएगी तो ताकत लगाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, वर्क करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो गैस को क्या करना पड़ता है? गैस को वर्क करना पड़ता है, गैस को वर्क करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। गैस को क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। गैस को वर्क करना होगा पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए, और ये वर्क के लिए क्या चाहिए? इस वर्क के लिए उसको हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड। तो वर्क को करने के लिए उसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट देनी पड़ती है। क्यों कांस्टेंट प्रेशर में क्यों ज्यादा हीट देनी पड़ रही है? गौर से देखो, दोनों ने क्या किया। अब मैं देखो कंपेयर कर रहा हूं, डरना नहीं, देखिए डरना नहीं बच्चों, हाँ ना मुन्ना ना ना, दोनों में 1 मोल गैस है, यस 1 मोल गैस है, दोनों का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होना है, यस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होना है। इसमें मैंने एनर्जी कितनी दी? Q, इसमें मैंने एनर्जी कितनी दी? Q प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे वर्क भी करना है ना भाई। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहां पर जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ही यहां पर देनी पड़ेगी। क्यों? गैस सेम है, मोल सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दोनों जगह सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, मगर कांस्टेंट प्रेशर पे उसको थोड़ा और भी काम करना है। क्या काम करना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए गैस को एक एक्स्ट्रा काम करना है कि पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है जैसे प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो गैस को हमें थोड़ा और एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गैस एक्स्ट्रा काम कर रही है, और वो एक्स्ट्रा काम क्या है? पिस्टन को ऊपर उठाने का काम। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए गैस अपने को एक्सपेंड करती है, तो यहां पर हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि सीपी बड़ा है सीवी छोटा है, इसीलिए कहा जाता है सीपी बड़ा है सीवी छोटा है, नहीं तो काम तो उतना ही करना पड़ रहा है। वही गैस है, उसी गैस का 1 मोल है, उसी गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो फिर अलग अलग एनर्जी कैसे लग सकती है? नहीं लगेगी। तो काम करने में अलग अलग नहीं लगती है, अलग अलग एनर्जी इसलिए लग रही है कि तुमने कंडीशन लगा रखी है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए ये काम करना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए
गैस को क्या करना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि पिस्टन को ऊपर ढकेलना पड़ता है। जैसे वॉल्यूम बढ़ जाए तो प्रेशर कांस्टेंट रहे, उसके लिए गैस को काम करना पड़ता है। तो उस काम करने के लिए वो थोड़ी और एनर्जी गेन कर लेता है, और वही एनर्जी एक्स्ट्रा है, वही एनर्जी एक्स्ट्रा है। क्या ये बात क्लियर है? ये बताओ पहले, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? भैया बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? भैया बताओ बच्चों इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? यस। अब यदि इतनी बात क्लियर है तो जरा गौर से देखो, तो बताओ सीपी सीवी से कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहां पर जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहां पर भी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ रही है। मगर जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ये वाली है, ये वाली है, ये एनर्जी है जो हमें ज्यादा देनी पड़ रही है पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए, जैसे प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो अब गौर सुनिए, तो यदि मैं बोलूं कि सीपी माइनस सीवी में डिफरेंस क्या है, तो सीपी माइनस सीवी में डिफरेंस क्या है? देखो, यदि मैं इससे इसको माइनस करूं तो क्यू क्यू कट जाएगा, डिफरेंस क्या है? एक्स। तो डिफरेंस किसके बराबर है? डिफरेंस है वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 मोल गैस at constant pressure, at constant pressure। गैस के थ्रू किया गया काम के बराबर है भाई। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दोनों में बराबर एनर्जी देनी पड़ रही है। मगर सीपी बड़ा क्यों है? क्योंकि सीपी ने क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन को ऊपर धक्का मारा है। तो कितना बड़ा है? जितना वो वर्क है उतना बड़ा है, जितना वो क्या है, वर्क। और उस वर्क की वैल्यू कितनी आई है? उस वर्क की वैल्यू निकल के आई है आर। ये देखो, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है ना, तो उस वर्क डन की वैल्यू आर है। वर्क डन बाय द गैस टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। उस वर्क डन की वैल्यू आर किलो जूल है या आर कैलोरी है, जूल है। तो आर क्या है? उस वर्क डन की वैल्यू है फॉर 1 मोल गैस के लिए। ये देखो, 1 मोल गैस के लिए। तो ये जो आर है ये वर्क डन की वैल्यू है, गैस के थ्रू किए गए काम की वैल्यू है फॉर 1 मोल। तो एन मोल गैस के लिए कितना काम करना पड़ेगा? एन मोल गैस के लिए वर्क होगा एन आर जूल फॉर एन मोल गैस। तो आर उस वर्क डन की वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर। आर क्या है? आर यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। उसके बराबर वर्क की वैल्यू निकल रही है। मतलब आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और इसी की वैल्यू होती है 1.99 लगभग बराबर 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एनर्जी में। अंसारी
फिजिक्स का नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, थर्मोडायनेमिक्स। तो जरा गौर से समझो, तो Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। और R क्या है? वर्क डन की वैल्यू है, वर्क डन की वैल्यू। कौन सा वर्क डन? जो गैस ने किया है प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए गैस ने जो पिस्टन को ऊपर उठाया है, उस वर्क डन की वैल्यू है R, और वो 1 मोल के लिए है। N मोल के लिए कितना होगा? NR। N मोल के लिए कितना होगा? NR। ये सब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जरा ध्यान रखना, ये सब बातें क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। और ये थोड़ी सी टफ भी है, क्योंकि बच्चों को लगता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। बच्चों को क्या लगता है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आपका मन कर रहा होगा कि तुम क्वेश्चन करोगे, इस क्वेश्चन का जवाब दो। आपका मन कर रहा होगा कि तुम क्वेश्चन करोगे। नहीं, रुक जाओ, अभी ये पढ़ाया नहीं है, रुक जाओ, अभी मत करना बच्चों, अभी इसमें बाकी है, अभी ये पूरा नहीं पढ़ाया है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां तक अभी नहीं पहुंचाओ, अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूं। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई है? अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए, बताइए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A, वर्क डन बाय गैस to rise 1 degree centigrade temperature for 1 mole gas. B, N mole gas. C equal to work done equal to equal to rise 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और एक है नन ऑफ दीज। अब आंसर बताओ। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करते हैं? बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर टिक करते हैं नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि उनको पता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। तो वो कह रहे हैं यार R तो कहीं लिखा ही नहीं है, R तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो वो नन ऑफ दीज टिक कर देते हैं। जबकि इसका आंसर ए है, क्योंकि R वर्क डन की ही तो वैल्यू है। तो बच्चों से पूछा गया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, अब इसमें ये लिखा है, R लिखा ही नहीं है, तो बच्चा टिक कर देता है नन ऑफ दिस, कि अरे यार R लिखा ही नहीं है, Cp माइनस Cv तो R के बराबर होता है, तो इसलिए वो लिख देता है नन ऑफ दिस, इसलिए वो लिख देता है नन ऑफ दिस। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया तो फंस जाता है। गौर से देखिए, यस, ये देखिए, अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं, एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बताइएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वर्क डन, calculate value of work done by 2 mole of gas, calculate value of work done by 2 mole of gas rise 1 degree centigrade temperature
at constant pressure. Calculate value of work done by 2 mole of gas rise 1 degree centigrade temperature at constant pressure. A ठीक है 8.314 जूल. B 2 into 8.314 जूल. C है ना 8.314 कैलोरी. D none of these. अब बच्चों को लगता है कि यार ये क्वेश्चन किया कैसे जाए. क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, मोल दिया है. अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस और मोल हो? कौन सा फार्मूला लगाए? तो उनको कोई फार्मूला मिलता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला हम लोग पढ़ाते ही नहीं है. तो बच्चे को लगता है यार कौन सा फार्मूला लगाए, ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, कोई फार्मूला ही नहीं फिट बैठ रहा है, ऐसा तो कुछ सर ने पढ़ा ही नहीं. तो यार 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कराने का वर्क हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं. 1 मोल गैस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कराने का वर्क डन हम पीछे पढ़ा चुके हैं, मगर बच्चे उसको वर्क डन समझते ही नहीं है और ना टीचर बताते हैं. उसकी वैल्यू कितनी है? R. तो 2 मोल के लिए कितनी होगी? 2R. R की वैल्यू डाल दो बस. R की वैल्यू जूल में कितनी होती है? ये होती है. R की वैल्यू डाल दो. आंसर इज दिस. तो बहुत सारे बच्चे इस बात को गलत करते हैं, बहुत सारे टीचर भी इस बात को गलत बताते हैं. तो ध्यान रखना, आर वर्क डन की वैल्यू निकल के आई है वो गैस कांस्टेंट, मगर उस वर्क डन की वैल्यू आर के बराबर है, गैस कांस्टेंट के बराबर है. वो भी 1 मोल के लिए. ध्यान रखना, वो भी 1 मोल के लिए. तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे. अब मैं बात करता हूं इसके सीएचडी की. कि भाई इसका सीएचडी क्या होता है. तो देखो यार, सीएचडी सबसे पहली हेडिंग हीट कैपेसिटी. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से. क्या थी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर फॉर एनी मैटर. 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी मैटर का. 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर फॉर एनी मैटर. उसकी जो रिक्वायर्ड हीट है उसी को हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी. टोटल हीट रिक्वायर्ड, चलो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, है ना. टोटल हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कराने में जो हीट दोगे वो हीट कैपेसिटी है. इसका फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन dt. ये कैसी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. और कैसा होता है? पाथ फंक्शन होता है. अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट बताओ भाई. Q की यूनिट जूल और इसकी यूनिट केल्विन इनवर्स. तो जूल पर केल्विन या जूल केल्विन इनवर्स. ठीक है. अच्छा, इतनी बात सही है. फार्मूला क्या है? C इक्वल टू Q अपॉन dt.
अब मैंने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बताओ भाई सब लोग? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 ग्राम ऑफ मैटर। मैटर कितना है? 1 ग्राम है। तो इसका फार्मूला क्या है? Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इसका फार्मूला ये m क्या है? मास ऑफ मैटर है, और s क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? ये कैसा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इसकी यूनिट बताओ। तो देखो, मोल, केल्विन इनवर्स, मास इनवर्स। मास मतलब ग्राम। क्यों? क्योंकि ग्राम का भी डिवीजन कर दिया ना आपने क्या किया है? ग्राम का भी डिवीजन कर दिया है। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल, सॉरी, जूल, केल्विन इनवर्स, ग्राम इनवर्स। देखो डिवाइड हो जाएगा ना, ये नीचे चला गया तो जूल, नीचे मास है, नीचे डेल्टा टी है, नीचे मास है, नीचे डेल्टा टी है। अब क्या आएगा? अब आएगा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? सीएम, हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। इसका फार्मूला क्या है? Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। ये देखो, Q इक्वल टू एम सी एम डेल्टा टी। अब Cm क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। Cm क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। अब Cm की डिफिनीशन बताओ, ये यूनिट बताओ। तो देखो, इसकी यूनिट मैं बताता हूं। तो पहला पॉइंट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। क्यों? ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो जूल, नीचे मोल है तो मोल इनवर्स, नीचे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर इनवर्स। अच्छा, ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फार्मूला क्या है? Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी, एनसीएम डेल्टा टी। यहां तक हुआ। अब देखो अगला पॉइंट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। मैंने देखो आपको सब कुछ बनवाता जा रहा हूं, शॉर्ट नोट्स, फार्मूला सीट, सब। देखो फार्मूला सीट, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ बनना है। सारे फार्मूला लिख रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, सारे पॉइंट लिख रहा हूं। अब ये क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 मोल गैस। अब देखो मैं गैस के लिए लिख रहा हूं, 1 मोल गैस एट कांस्टेंट वैल्यू। अब कोई भी मैटर नहीं है, गैस है, ध्यान दो सब लोग।
अब मैं कोई भी मैटर नहीं लिख रहा हूं, गैस लिख रहा हूं, जबकि यहां मैटर लिखा होगा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मेनली गैस के लिए डिफाइन है, मेनली गैस के लिए डिफाइन है, इसलिए देखो गैस लिखा गया है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, अगले पेज पे ले चलता हूं। CSD, इसका फार्मूला क्या होगा, Q N CV dt, इसी को हम क्या कहते हैं, du कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, du, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज du, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज du। अब ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारी बात यूनिट की आई, तो यूनिट क्या होगी इसकी, वही यूनिट होगी, बस ये नीचे चला गया, तो जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, यूनिट वही है। अच्छा, अब मैंने बात की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम प्यार से सीपी कहते हैं। अब इसके बारे में बताओ, तो ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू राइज, बोलो भाई सारे बच्चे बोलो, टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका फार्मूला क्या है, सी क्यूपी इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, इसी को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। क्लियर है, ये भी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ये देखो यूनिट क्या होगी, ये इसके नीचे गया, ये इसके नीचे गया, तो जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, यूनिट सबकी सेम है। क्लियर है। अब देखो यहां से थोड़ा सा अच्छे से समझना, अब देखिए मेयर रिलेशन या फार्मूला, वो क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R फॉर 1 मोल गैस। N मोल के लिए क्या होगा, NCp NCv इक्वल टू NR फॉर N मोल ऑफ गैस। ये मैंने पढ़ाया है। अब देखो नोट डाल के ये बात लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, Cp और Cv का डिफरेंस किसके बराबर होता है, R के बराबर। और R क्या है, R है वर्क डन बाय द गैस टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 मोल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। आर ये है। अच्छा, एक और पॉइंट, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय एन मोल गैस टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। बताओ कितना होगा वर्क डन, उस वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, NR होगा, NR। अब यूनिट अपने हिसाब से देख लो,
जूल। अब इन सब पे क्वेश्चन आएंगे। एन क्या है? मोल ऑफ गैस। एन क्या है? मोल ऑफ गैस। तो ये नोट भी याद रखो आप, ये वाला। अब एक और बात, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड फेज सीपी लगभग बराबर होता है सीवी से। ध्यान रखना, ये जो सीपी बड़ा है सीवी से, ये सिर्फ गैस के लिए है। सीपी सीवी से बड़ा सिर्फ गैस के लिए है, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं। क्यों? कितना बड़ा है जरा बताओ, कितना बड़ा है? उतना ही बड़ा है ना, वर्क डन के बराबर। अब वर्क हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है। लिक्विड और सॉलिड में प्रेशर ऐसे ही कांस्टेंट होता है। देखो ये मैटर है। अब यदि मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाऊं तो इसका प्रेशर कौन सा बढ़ जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर ही तो रहेगा। भाई इस पेन को मैं इस कंटेनर में डाल देता हूं और इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूं, कितना प्रेशर बढ़ेगा सॉलिड का? ना के बराबर। लिक्विड का कितना बढ़ेगा? ना के बराबर। ये पानी है, अभी ये पानी 22 डिग्री पे है, मैं इसको 23 कर दूं तो पानी का प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? ना के बराबर। गैस का इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर भी प्रेशर में बड़ा चेंज आता है। तो उस बड़े चेंज को हम कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं, तो हमें उसको कांस्टेंट करने के लिए पिस्टन को ऊपर ले जाना पड़ता है। मगर यदि वो मैटर लिक्विड है और सॉलिड है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर में कोई चेंज आता ही नहीं है, तो हमें पिस्टन के ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब दोनों में सेम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सीपी और सीवी लिक्विड और सॉलिड के लिए बराबर होते हैं। ये जो तुम जितना पढ़ते हो कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये गैस फेज के लिए है, ये गैस फेज के लिए, ध्यान रखिए। ध्यान रखिएगा, लिक्विड फेज सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता है। मैं रीजन भी दे देता हूं, रीजन भी लिख देता हूं। जैसे मान लो कोई पूछ ले तो आप बता पाओ रीजन क्या है। हमें प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए वर्क नहीं करना होता है, क्योंकि प्रेशर पहले से ही कांस्टेंट रहता है। क्योंकि प्रेशर पहले से ही कांस्टेंट रहता है तो हमें काम ही नहीं करना पड़ता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ पाए हो? देखो 2 पेज में ये सारा कॉन्सेप्ट लिख गया है। समझ पा रहे हो कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या क्या किया गया है, किस तरह से इन चीजों को हम लोगों ने मैनेज किया है, समझाया है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब आपको ये समझ में आएगा हाँ यार ठीक है। सारे बच्चे ये सारी बातें समझ गए? क्लियर? बॉस अब यदि ये बातें इतनी आपको क्लियर हैं तो अब जरा देखो यार बच्चों, अब मैं आपको बात बताता हूं, अच्छे से बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको करिए। मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में क्या है? ए। ठीक है, कॉलम 2 में क्या है?
Cp is greater than Cv. Cp minus Cv for 2 mole gas. ठीक है, Cp and Cv relation 2 mole water. तीसरा, Cp Cv relation 2 mole हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस. ठीक है. Cp minus Cv for 2 mole sodium solid. अब मैंने लिखा इधर P Q R S. ठीक है, 0 2R. बताओ भाई, ऑप्शन दे रहा हूं. मुझे भी टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे भी देख के लिखना पड़ रहा है भैया सही ऑप्शन कौन है. बताओ भाई, सारे बच्चे बताएं क्या आंसर सही है. अच्छे से करो. Cp माइनस Cv फॉर 2 मोल गैस. Cp और Cv की वैल्यू का डिफरेंस 2 मोल गैस के लिए कितना होगा? ए का मैचिंग किसके बराबर होगा? देखो 2 मोल गैस के लिए किसके बराबर होगा? 2R के बराबर होगा. Cp और Cv का डिफरेंस 2 मोल गैस के लिए 2R के बराबर होगा, मतलब ए का आंसर होगा Q. Cp एंड Cv रिलेशन फॉर 2 मोल वाटर. वाटर क्या है? लिक्विड. और लिक्विड में ये दोनों आपस में बराबर होते हैं. तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इनका डिफरेंस किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा. इनका डिफरेंस किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा. तो B का आएगा P. अब C. Cp एंड Cv रिलेशन 2 मोल गैस. 2 मोल गैस के लिए ये रिलेशन ऐसे लिखा जाएगा. ऐसा कहां है? R. अब बात आई D की.
Cp माइनस Cv फॉर 2 मोल लिक्विड सॉलिड। 2 मोल लिक्विड सॉलिड के लिए या तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों सही है। जिसने P लिखा है वो भी सही है, जिसने S लिखा है वो भी सही है, क्योंकि 2 मोल की बात की जा रही है ना। और B में भी यही बात है, B का आंसर जिसने P लिखा है वो भी सही है, जिसने S लिखा है वो भी सही है। ये बताओ भाई, सब लोग बताएं। बात समझ पा रहे हो सब लोग? कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से, किस तरह की चीजें की जा सकती हैं। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, हमें उन चीजों को अच्छे से मैनेज करना है, ध्यान रखना है कि हाँ यार हमसे क्वेश्चन बन जाए, कोई दिक्कत ना आए, कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, अब गौर से मेरी बातों को सुनो और समझो। हाँ, यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सीपी की यूनिट बताई तो है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सीपी की यूनिट बेटा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। अब गौर से बात समझो, ये तो हो गया पूरा का पूरा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, किस तरह से चलते हैं। अब अगली बात बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जरा गौर से देखो। नेक्स्ट बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम। वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इसका यूज होता नहीं है, जेई में होता है, नीट में तो बिल्कुल नहीं होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो सबसे पहले नीट के हिसाब से ये बहुत कम और ना के बराबर इंपॉर्टेंट हेडिंग है। नीट में डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। नीट में डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेशन क्वेश्चन नहीं आता है। फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, बिना डिग्री ऑफ फ्रीडम के फिजिक्स चलेगी ही नहीं, बिना डिग्री ऑफ फ्रीडम के फिजिक्स चलेगी ही नहीं। वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का बहुत बड़ा रोल है, मगर नीट फिजिकल केमिस्ट्री में रोल ना के बराबर है, मतलब कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आता है, मगर जेई में आता है। जेई में रोल है, यहां पे रोल नहीं है, यहां पे रोल नहीं है, मगर मैं इसका पॉइंटर पढ़ा देता हूं। जैसे मान लो कभी आ जाए तो आप कर पाओ, वैसे तो फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे ही, मगर मैं भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूं कि मान लो आ जाए तो आप कर पाओ। समरी फॉर्म में पढ़ाऊंगा, है ना, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जैसे क्या है कि यदि आए तो तुम कर लो, वैसे अभी तक एको बार नहीं आया है, वैसे अभी तक एको बार नहीं आया। अब बताओ ये हेडिंग आज चालू करें कि कल, ये हेडिंग आज चालू की जाए कि कल, क्योंकि हम लोग के पास 10-5 मिनट रह गए। आज चालू की जाए कि कल, बताइए। इसको हम लोग आज चालू करें कि कल? सभी बच्चे डीपीपी नंबर 1 और डीपीपी नंबर 2 कर लें। सभी बच्चे डीपीपी नंबर 1 और डीपीपी नंबर 2 बहुत अच्छे से करें। डीपीपी 1 लगा लीजिए, डीपीपी 2 लगा लीजिए, ठीक है। डीपीपी 1 लगा लीजिए, डीपीपी 2 लगा लीजिए। कल मैं बता देता हूं कल करेंगे क्या। देखो अब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला पोर्शन सारा खत्म हो जाएगा कल। अब इंट्रोपी वाला पोर्शन चालू होगा, इंट्रोपी ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन कल खत्म हो जाएगा। वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब सारा खत्म हो जाएगा। कल से स्टार्ट होगा, मतलब कल मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पढ़ाऊंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के पास आएगा इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। तो कल ये सब खत्म हो जाएगा, तो कल मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, कुछ 10 से 15 क्वेश्चन। मैं वैसे तो डेली ही कराता हूं, मगर कल आपको
कल आपको 10 से 15 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो हमारा वर्क वाला सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे इंट्रोपी पे, इंट्रोपी ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। इस हफ्ते तक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स विद थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स विद थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स विद थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाए तो समझ लेना आधी फिजिकल खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 2 चैप्टर हमारे छोटे हैं, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा चैप्टर है, रिडॉक्स छोटा चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम एवरेज चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर बहुत तेजी से खत्म होंगे। फिर हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइम लेगा बस। तो ये मान के चलो कि इस चैप्टर का इस हफ्ते हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो अगले हफ्ते में एक ही हफ्ते में केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। हो सकता है आयनिक चालू भी हो जाए अगले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते में केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म भी हो जाएगा और हो सकता है आयनिक चालू भी हो जाए, और आयनिक फिर एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। हर हफ्ते एक चैप्टर खत्म होगा, लगातार 3 हफ्ते। मतलब अगस्त खत्म होते होते सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर रह जाएंगे, 2 या 1। तो कल मिलूंगा, ठीक है? अच्छे से आप रिवाइज करके आइएगा, सभी बच्चे थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करके आइएगा कल, ठीक है बच्चों? बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।